अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ा था। आज हमारा है न्यूक्लियस। ठीक है जी, न्यूक्लियस जो होता है ये किसी भी सेल का सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इम्पोर्टेंट एक हिस्सा होता है। ठीक है जी, सबसे प्रोमिनेंट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज हम जिस न्यूक्लियस की बात करेंगे इस लेक्चर में, ये वो न्यूक्लियस नहीं होगा जो सेल डिवीजन के वक्त होता है। यानी जो आपको पता है कि सेल जो होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो डिवीजन के वक्त जो न्यूक्लियस की कंडीशन होती है हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उस वक्त को डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिवीजन से हटकर है। ठीक है जी, यानी रेस्टिंग स्टेज पर जो अपने यूजुअल स्टेज पर एक सेल होता है, हम उस वक्त की न्यूक्लियस को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। ठीक है जी, इन 1838 में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। और ज्यादातर जो सेल्स होते हैं, यूजुअली जो सेल्स होते हैं वो उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स में एक से ज्यादा भी होते हैं। जैसे कि हम अगर अमीबा की बात कर लें तो वो बाई न्यूक्लिएटेड होता है, फंजाई की अगर हम बात करें वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है जी लेकिन नॉर्मली स्पेशली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एक ही से न्यूक्लियस मोस्टली पाया जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ हम दो एग्जांपल्स लेते हैं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। देखिए न्यूक्लियस जो होता है नॉर्मली सेल्स में सेंटर में मौजूद होता है। ये एनिमल सेल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, ये देखें, ये आपको जो नजर आ रही है ये वाली चीज, ये न्यूक्लियस, ये रेड वाला हिस्सा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन अगर हम, ये प्लांट सेल है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में नहीं है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लार्ज वैक्यूल है। प्लांट सेल में आपको पता है कि एक लार्ज वैक्यूल होता है, हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और लेकिन एक वैक्यूल होता है, लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि उसने अच्छी खासी जगह घेरी होती है। उसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर से थोड़ा सा दूर होता है। जबकि एनिमल सेल में क्योंकि वैक्यूल्स बहुत सारे छोटे छोटे पूरे सेल में फैले होते हैं तो इसीलिए न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियस का, तो स्ट्रक्चर वाइज न्यूक्लियस स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, रोड शेप भी हो सकता है और इररेगुलर इन शेप भी हो सकता है। ज्यादातर जो हम न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं तो हम सर्कुलर इन शेप वाला या ओवल न्यूक्लियस डिस्कस करते हैं, सॉरी। ठीक है जी, अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। अच्छा, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक तो ये स्ट्रक्चर वाइज वैसी ही होती है जैसे सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी होता है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, सारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है, बनावट होती है, वो एक जैसी होगी। ठीक है जी, तो न्यूक्लियस की भी उसी तरह की होगी, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है जी, और इसके मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है जी, यानी छन्नी की तरह के पोर्स होते हैं इसमें, जिसके जैसे आपको नजर आते हैं, जिसको हमने न्यूक्लियर पोर का नाम दिया। आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर पोर, इस न्यूक्लियर पोर ये एक रास्ता होते हैं जिसके जरिए से चीजें साइटोप्लाज्म से, ये आप देखें ना, ये साइटोप्लाज्म है ये सारा। ठीक है ना, ये आप इसको सेल एज्यूम कर रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म से चीजें कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर आ रही है। ठीक है जी, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से। ठीक है जी, अच्छा, अगर हम न्यूक्लियर पोर को खत्म कर दें, ठीक है, हटा दें, तो हमारे पास न्यूक्लियर प्लाज्म रह जाता है, और जिसमें क्या होता है, हमारे पास ये क्रोमाटिन मटेरियल है। ये आपको जो व्हाइट और ये ब्लू वाला एरिया नजर आ रहा है, ये क्रोमाटिन मटेरियल है। क्रोमाटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमाटिन मटेरियल में हमारे पास होते हैं क्रोमाटिन मटेरियल में हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है जी, क्रोमाटिन मटेरियल में हमारे पास डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अच्छा, क्रोमाटिन मटेरियल के अलावा न्यूक्लियर प्लाज्म में क्या होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है जी, समटाइम्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वैसे एक न्यूक्लियस होता है जो कि किससे बना होता है,
जो राइबोसोम्स और प्रोटीन से बना होता है। ये राइबोसोम्स और आरएनए और राइबोसोम्स के प्रोटीन के कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमारे पास ये आरएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है जो बाद में राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है जी। अच्छा, न्यूक्लियोलस को हम मजीद थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले यहाँ देखें, सबसे पहले न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया एक इटली के एक साइंटिस्ट ने, इटालियन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने, जिनका नाम था फेलिक फोनेटाना। ठीक है जी, ये उनका नाम था। सबसे पहले उन्होंने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया। अच्छा जी, न्यूक्लियोलस जो होता है, ये न्यूक्लियस का 25% हिस्सा इसने घेरा होता है। यानी सेल में न्यूक्लियस ने जितनी भी जगह घेरी है, उसका 25% जो होता है वो न्यूक्लियोलस ने उसको घेरा होता है, उस जगह को। ठीक है जी। अच्छा, फंक्शंस क्या है? अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में हमारे पास जो न्यूक्लियस के हैं, अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, क्योंकि हमने कहा था न्यूक्लियस किसी भी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सबसे पहले तो इस सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, न्यूक्लियस उन सारी एक्टिविटीज को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, ऑर्डर कर रहा होता है कि किस ऑर्गेनेल ने क्या फंक्शन करना है, कब कितनी एनर्जी बनानी है, किसने कब कितना प्रोटीन बनाना है। ठीक है जी। तो ये सारे जो ऑर्डर्स होते हैं, ये न्यूक्लियस की तरफ से जा रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेल्स को जब डिवाइड होना हो रहा होता है, तो कब डिवाइड होना है ये भी न्यूक्लियस डिसाइड करता है, ये फंक्शन भी न्यूक्लियस की तरफ से आता है। इस तरह हमारे पास न्यूक्लियस के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, या सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन होती है वो न्यूक्लियस से ही मिल रही होती है, किसी न किसी शक्ल में। ठीक है जी। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस का एक मुख्तसर सी डिस्कशन थी। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। वैसे अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।